नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एक स्मार्टफोन देखने को मिलता है। उस स्मार्टफोन में इंटरनेट की सुविधा तो उपलब्ध होती ही है और इंटरनेट से आज की दुनिया में जितने भी वर्क है वो ज्यादातर ऑनलाइन पद्धति से किए जाते हैं। उस इंटरनेट की सुविधा से बहुत सारी सुविधा है तो बहुत सारे नुकसान भी है। नुकसान किस प्रकार से है वो उसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सिरोही साइबर थाना प्रभारी हरचंद राम जी देवासी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। साइबर क्राइम होता क्या है? एक्चुअल में डिवाइस और नेटवर्क इन दोनों का यूज करते हुए किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई यदि अपराध कारित किया जाता है तो वो साइबर क्राइम है। यानी नेटवर्क का मतलब वहां जो लोकल एरिया नेटवर्क हो या चाहे इंटरनेट हो उसका उपयोग, और उसके साथ में डिवाइस में लैपटॉप भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है या कंप्यूटर जनरल है वो भी हो सकता है। उसका उपयोग करके किसी भी व्यक्ति को यदि अपराध किसी के साथ घटित होता है तो वो साइबर क्राइम। लोगों के मन में साइबर क्राइम को लेकर एक ऐसा थॉट है कि साइबर क्राइम सिर्फ एक हैकिंग है। क्या साइबर क्राइम सिर्फ एक हैकिंग है या ये एक बड़ा गंभीर विषय है? आजकल डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग में जो मैंने बताया ना, नेटवर्क और डिवाइस, इन दोनों का उपयोग आदमी के लिए करना अनिवार्य हो गया है, आवश्यक हो गया है। तो इसको मात्र हैकिंग ही नहीं माने अपन, हैकिंग से भी ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसमें कि अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम आजकल घटित हो रहे हैं। उनमें से हैकिंग भी एक अपराध है जी। साइबर क्राइम सर कितने प्रकार के हो सकते हैं? साइबर क्राइम को मोटे मोटे तौर पर 8 से 9 प्रकार की कैटेगरी दी गई है। उसमें ऑनलाइन और सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम है, फिर क्राइम जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं वो है, उसके बाद हैकिंग, यहाँ डैमेज करना कंप्यूटर या नेटवर्क सिस्टम को, उसके बाद में ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग है, ऑनलाइन गैम्बलिंग या बेटिंग का काम जो कराते हैं वो है, रैंसमवेयर है, सभी प्रकार के वायरस भी हैं, और उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी क्राइम है वो भी साइबर क्राइम की कैटेगरी में ही आते हैं। और उससे भी गंभीरतम है वो साइबर टेररिज्म में, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर घटित होता है, जो कि किसी एक देश द्वारा शत्रु देश के साथ की जाने वाली एक्टिविटी है जी। सर, आम लोगों के बीच में सर यदि कोई किसी के साथ साइबर क्राइम होता है या साइबर फ्रॉड होता है जी, तो लोगों के मन में ये आशंका रहती है कि वह उस साइबर या उन घटित घटना के बाद वो जाए कहाँ? क्या वह पुलिस स्टेशन जाए या फिर साइबर पुलिस थाने में आए? इस परिस्थिति में उसे जल्द से जल्द कहाँ पे जो है जाना चाहिए? मेरा सलाह जिसके भी साथ में साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम घटित हो गया उसको मेरी सलाह पहली तो यही है कि MHA भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। उस NCRP उस पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट को दर्ज करवाए या 1930 ये नंबर सभी याद रखें, 1930 इस नंबर पर, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर का उपयोग करते हुए अपनी रिपोर्ट को जो जहां खड़ा है, जो जहां जिसके साथ अपराध घटित हुआ है वहीं से दर्ज करा दे। लेकिन यदि कोई कारणवश वो व्यक्ति या तो 1930 को एक्सेस नहीं कर पा रहा है या उस वेबसाइट, जो मैंने वेबसाइट बताई उसको पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो वो जरूर मदद लेने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन भी जा सकता है, और यदि उसको सुविधाजनक लगता है तो साइबर पुलिस स्टेशन जो अपने अनादरा चौराहे पे सिरोही में है वहां भी आ सकता है। जैसा कि सर आपने अभी साइबर क्राइम के बहुत सारे प्रकार बताए, वो अगर इस प्रकार के कोई साइबर क्राइम लोगों के होता है तो उनसे बचा कैसे जाए? हाँ, अपने यहाँ मोस्ट ऑफ जो साइबर क्राइम घटित होते हैं वो लोगों के साथ में, उसमें एक तो फाइनेंशियल फ्रॉड जो मुख्य तौर पर हो रहा, अधिकांश लोगों के साथ घटित होने वाली ये अपराध है। इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए एक 1930 का जो मैंने कॉन्सेप्ट पहले बताया है कि इस हेल्पलाइन का उपयोग आप जितना जल्दी, यानी आपके साथ अपराध घटित होता है उसके मिनटों में पॉसिबल हो तो आप मिनटों में, पॉसिबल नहीं हो तो घंटों में, यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यदि NCRP यहां आप 1930 पर रिपोर्ट करोगे उतना ही जल्दी वो अमाउंट को होल्ड होने की संभावनाएं रहती है। अदरवाइज अपराधी क्या करता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में और दूसरे से तीसरे अकाउंट में राशि को ट्रांसफर करता रहता है, तो फिर उसको है जो कि ट्रैक करने में टाइम लगता है, और उससे पहले है जो वो या तो ATM विड्रॉल कर लेता है या फिर कुछ खरीदारी करके उस अमाउंट को है जो कि यूज कर लेता है। तो अब तक पहला प्रयास ये रहे कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी है जो कि 1930 या NCRP के पोर्टल पर या लोकल पुलिस या साइबर पुलिस स्टेशन का मदद लेते हुए इस कार्रवाई को करावें। दूसरे प्रकार के जो अपराध होते हैं वो है मोस्ट ऑफ जो सोशल मीडिया के मार्फत होते हैं, या सोशल मीडिया के मार्फत में महिलाओं बच्चियों के साथ भी अपराध घटित होता है, और बहुत सी बार में ये भी होता है जैसे व्हाट्सएप पर किसी की DP लगा करके
पैसे मांगने की बात भी हो जाती है, या बहुत से बेरोजगार को टारगेट करके कि आपको काम दिया जाएगा, उसके बदले में कुछ राशि है जो कि वो जैसे तैसे करके बरगला करके ऐड लेते हैं। ये टाइप के अपराध भी होते हैं। तो उनमें भी हमारी सलाह यही है कि आप तुरंत जितना जल्दी हो सके पुलिस की मदद लें। पुलिस में लोकल पुलिस की भी मदद ले सकते हैं, लोकल पुलिस के साथ साथ में आप साइबर पुलिस स्टेशन की भी मदद ले सकते हैं। सर, आज के दौर में सोशल मीडिया का युग बहुत ही उभरता नजर आ रहा है जी। जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या अन्य कोई भी थर्ड पार्टी ऐप है, उस पर लोग एक दूसरे से जुड़ने के लिए अननोन पर्सन को भी वो ऐड करते हैं, ठीक है, और अपना फोटो अपलोड करते हैं। ज्यादातर सर देखा गया है कि महिलाएं जब उस पोर्टल पर फोटो अपलोड करते हैं तो उनका फोटो वहां से डाउनलोड करके और उसको फिर ब्लैकमेल करना या तो फिर उनके साथ में जो साइबर क्राइम किए जा रहे हैं, तो सर उसको कैसे रोका जाए और उन साइबर सोशल मीडिया यूजर को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी सलाह अधिकांशतः ये है, सोशल मीडिया का जो ज्यादा उपयोग करते हैं उन महिलाओं को, बच्चियों को इस टाइप की है कि आप अपनी प्रोफाइल को जो कि सेफ्टी शील्ड का उपयोग करते हुए सेफ करें, प्रोफाइल पिक्चर जो भी आप लगा रहे हैं। दूसरा, जो सोशल मीडिया पर जो आपकी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में जो प्राइवेट सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को कम से कम शेयर करें। तीसरा यह है कि यदि आपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट बना रखा है जो फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है और भी बहुत सारे हैं, तो उनमें है जो कि 2FA कहते हैं, जिसको कि हम डबल वेरिफिकेशन कहते हैं। तो उस 2FA को एक्टिवेट करके रखें, प्रत्येक में ये प्रावधान है और आप उस प्रावधान का पूर्ण उपयोग करें तो आपके जो अकाउंट है उस अकाउंट को और कोई अननोन पर्सन या अनऑथेंटिक पर्सन है जो कि उसको एक्सेस करने की पोजीशन में नहीं आ पाएगा। दूसरा यह है कि जितने भी जो आपके फोटोज हैं उन फोटोज को आप कोशिश करें कि जितने भी प्राइवेट आपको लगता है कि इस फोटो का दुरुपयोग होने की संभावना है तो उसको सोशल मीडिया पर कम से कम शेयर किया जाए। तीसरा यह है कि सोशल मीडिया पर जब भी आप उसका एक्सेस करना शुरू करें तो आप उसके बारे में कंप्लीट जानकारी भी प्राप्त करें। अननोन व्यक्ति को फ्रेंड नहीं बनाएं, अननोन व्यक्ति के साथ में इंटीमेसी भी नहीं रखें, अननोन व्यक्ति के साथ में जब तक कि आप उसका कंप्लीट प्रोफाइल चेक नहीं कर लें और उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी नहीं हो कि ये फला व्यक्ति है, तब तक उसके साथ इंटीमेसी या उसके साथ में कन्वर्सेशन कम से कम करें। यही बचाव। जैसा कि सर आपने सोशल मीडिया की जानकारी दी, तो क्या सर सोशल मीडिया यूजर ऐसी कौन सी और सेफ्टी रखे कि वो अपनी प्राइवेसी उन लोगों को ना देवे और उनको वो प्लेटफॉर्म यूज करने में आसानी होती है कि वो जो साइबर फ्रॉड है और जो वो लोग हैं जो उनकी आईडी हैक कर रहे हैं वो उनको ऐसा कौन सा एक्सेस मिलता है कि वो हम लोगों की आईडी हैक कर लेते हैं, उसकी क्या हम लोग जानकारी रख सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। सोशल मीडिया में मोस्ट ऑफ में ये होता है कि जो आपका अकाउंट है उस अकाउंट में आपका प्रोफाइल पिक्चर मोस्ट ऑफ लोग अपना खुद का लगाते हैं। सलाह यह है कि कम से कम खुद की प्रोफाइल पिक्चर को लगाया जाए। प्रोफाइल पिक्चर है जो कि आप इमेजिनरी लगाएं। दूसरा यह है कि मैंने बताया जैसे 2FA यानी आप डबल वेरिफिकेशन है जो कि करवाएं। आप जब भी एंट्री करें तब आपका पासवर्ड है जो कि मजबूत क्वालिटी का होना। मजबूत का मतलब हुआ उसमें फिगर भी हो, साथ साथ में अल्फाबेट्स भी हो, अल्फाबेट्स में स्मॉल हो, कैपिटल हो, तो इस टाइप से रखें और जितना बड़ा पासवर्ड होगा तथा यूनिक टाइप का, मतलब ये आपका आप अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका खुद का, पिताजी का नाम, भाई का नाम, माँ का नाम का उपयोग नहीं करें, क्योंकि वो जो हैक करने का प्रयास करेगा वो इतना अंदाज लगाएगा कि आपका मोबाइल नंबर ही आपका पासवर्ड हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो ऐसे इजी पासवर्ड को यूज नहीं करें। दूसरा, सभी को मेरी सलाह है कि आपने जो जीमेल आईडी सबने बढ़ा रखी होती है, एंड्रॉइड मोबाइल का यूज करते हैं, एंड्रॉइड हो चाहे एप्पल हो, उसका यूज करने के दौरान अपने को जीमेल आईडी बनानी पड़ती है। तो जीमेल आईडी जिसने भी बना रखी है उनको सबकी मेरी सलाह है कि आप अपने जीमेल के पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का रखें, तथा उसमें भी मेरी सलाह है कि जो अभी मैंने बताया कि खुद का, पिताजी का नाम, भाई का नाम, माँ का नाम या मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ को आप पासवर्ड नहीं बनाएं। पासवर्ड आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना ही कम चांस होगा आपके साथ में सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की बदमाशी होने का, अपराध होने का। दूसरा ये है कि जितना कम आप सोशल मीडिया को यूज करेंगे, कम से कम अपने प्राइवेट डाटा को वहां शेयर करेंगे, उतना ही आप सेफ रहेंगे। जी, आज के समय में आपके पास ऐसे कौन से साइबर क्राइम के ज्यादातर केस आ रहे हैं जो सिरोही जिले में से है या राजस्थान में से है? उनमें से जो सबसे ज्यादा है वो कौन कौन से केस है? हमारे यहाँ पर ज्यादातर अभी फाइनेंशियल फ्रॉड के बहुत सारे मैटर आ रहे हैं। और फाइनेंशियल फ्रॉड मतलब वित्तीय धोखाधड़ी
तो उसमें भी फाइनेंशियल फ्रॉड में भी जैसे किसी बेरोजगार को टारगेट बना लिया कि आपको पेंसिल पैकिंग का हम काम देंगे और आप इतनी फीस पहले जमा कराएं, उसके बाद एक बार में यदि आपने एक राशि जमा करा दी तो वो दूसरी राशि को और एड ऑन करेगा कि आपने यदि फीस के रूप में 35 रुपए जमा करा दिए तो दूसरा उसका टारगेट रहेगा कि आप माल के रूप में 5,000 जमा कराएं, फिर 8,000 जमा कराएं, इस तरह से बढ़ाता ही जाएगा। तो आप एक बार में वेरीफाई करें कि क्या वास्तव में ऐसा है। दूसरा, जब अपन बेरोजगार हैं और अपन को रोजगार की आवश्यकता है तो पैसा सामने से जमा नहीं कराएं। इसके साथ साथ में इस टाइप के भी आते हैं, जैसे आपने वेबसाइट को यूज किया, जैसे एसबीआई का एग्जांपल बता रहा हूं मैं, किसी बैंक की वेबसाइट को यूज किया तो उसमें भी स्पूफिंग होने के चांस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। फिशिंग भी बहुत सारे लोगों के साथ में हो रही है। साथ साथ में व्हाट्सएप पर डीपी लगा करके पैसे मांगने का चलन भी चल रहा है। तो ऐसी अलग अलग वेराइटीज के हैं, बट फाइनेंशियल फ्रॉड का थोड़ा सा ज्यादा रेशियो है। उसके साथ में कुछ अपराध, हालांकि वो छोटे रूप में, बट सोशल मीडिया पर घटित होने वाली घटनाएं भी जरूर सामने आ रही है। सर, हम लोगों ने अभी पहले बात किया था सोशल मीडिया का, तो उसमें तो आपने बताया कि पासवर्ड या तो उन लोगों को आइडिया से पासवर्ड मिल जाता है कि इन लोगों का नंबर होगा या तो वो हमारे जान पहचान वाले होंगे। लेकिन अभी ये जो आपने बताया कि जब सबसे ज्यादा चलन वाला व्हाट्सएप पे डीपी लगाकर रिश्तेदारों से पैसा मांगना, तो सर ये कैसे वो लोग हैक कर रहे हैं? एकदम आसान सा अपराध है। मेरे एग्जाम्पल के लिए मेरी व्हाट्सएप पर मेरी डीपी लग रही थी, तो उस डीपी को है जो कि वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नए नंबर पर मेरी डीपी को लगा देंगे और किसी को भी है जो कि एक इमरजेंसी का हवाला देंगे और उस इमरजेंसी का हवाला देकर के पैसा मांगेंगे। उसमें सामान्य सी माइंड अप्लाई की आवश्यकता है कि डीपी मेरी है, बट चूंकि मोबाइल नंबर वो मेरा नहीं है और यदि मैं आपको इमरजेंसी में कोई चीज मांग रहा हूं, यदि पैसे मांग रहा हूं, तो नो डाउट मैं मेरे मोबाइल से ही आपको कॉल मैसेज करूंगा। तो मैं यदि मेरे मोबाइल से कॉल मैसेज नहीं करके किसी नए नंबर से कॉल मैसेज कर रहा हूं, तो आपको एक बार वेरीफाई करने की जरूरत है। आप कृपया उससे फोन करके पूछ लीजिए कि क्या आपको अचानक आज किसी इमरजेंसी में पैसों की आवश्यकता है। यदि उनसे बात कर लोगे तो अपने आप वेरीफाई हो जाएगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको है जो कि सिंपली आपको कॉल करके वेरीफाई करने की जरूरत है। चूंकि सर आप थाना प्रभारी है, आपने बहुत सारे केस भी है जो उनमें आपको सफलता मिली होगी। व्हाट्सएप हैकिंग और व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पिक डालने के बाद जो ठगी हो रही है, उन केसों में किस प्रकार से आपने जो सफलता पाई है? व्हाट्सएप हैकिंग बहुत कम हो रहा है। व्हाट्सएप पर मात्र आप डीपी लगा करके पैसे मांगने का ही सिस्टम है। अब उसमें भी हमारा सलाह इतना है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटित हो गई, अपराध हो गया, तो वो जितना जल्दी है जो कि 1930 या एनसीआरपी के पोर्टल पर यदि रिपोर्ट करवाता है तो पूरा संभावना रहती है कि उसकी राशि को किसी न किसी लेवल पर होल्ड कर दिया जाएगा। और यदि वहां नहीं कर पा रहा है तो वो साइबर पुलिस स्टेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आवे। जो लोग हमारे तक जल्दी पहुंचे हैं, हमने उनकी राशि को होल्ड करवाया और होल्ड करके रिफंड भी करवाया। आप नोटिस बोर्ड का अवलोकन करें, हमने बहुत सारी लोगों को पैसा रिवर्ट भी कराया। आपके पिंडवाड़ा के ही एक वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका भी हमने पैसा रिवर्ट करवाया। आपके जेपके सीमेंट में काम करने वाले एक इंजीनियर हैं, उनका भी है जो कि पैसा हमने, उनके साथ फिशिंग हुआ था, उनका पैसा भी हमने रिवर्ट करवाया। हम लोग अगर कहीं पे सिम खरीदने जा रहे हैं तो हमारे पास ई वेरिफिकेशन, केवाईसी और इतना सब कुछ किया जाएगा कि हम लोग अगर फर्जी में या फ्रॉड में सिम लेना चाहे तो हमको नहीं मिलेगी। राइट बात। ठीक है, तो वो लोग कौन है जो कोई भी नंबर लेके आके हम लोगों का डिपीट लगा के पैसा मांग रहे हैं, और वो क्या नंबर से हम लोग उनको नहीं पकड़ सकते या उससे उन लोगों को डायरेक्ट करके उनको सजा नहीं मिल सकती? साइबर पुलिस स्टेशन सिरोही ने एसपी साहब के निर्देशन में काफी प्रयास करके खूब सारे नंबर्स को हमने ब्लॉक कराने के लिए एप्लीकेशन भी भेज दिए है। बहुत सारे लोग नंबर्स को हमने सेलेक्ट भी किया है जिनको ब्लॉक कराने का हम प्रोसेस भी चालू रख रहे हैं। और साथ साथ में हम EMI को यानी मोबाइल को भी जो कि ब्लॉक कराने का कर रहे हैं। लेकिन होता यह है कि जब व्हाट्सएप पर मैंने बताया, यदि आपकी सामान्य जागरूकता है, आप थोड़े से अलर्ट हैं, अवेयर हैं, तो आपके साथ साइबर अपराध होने की संभावना बहुत कम है। व्हाट्सएप पर डीपी लगाकर होने वाला एकदम सामान्य अपराध है कि जिसमें डीपी मेरी लगी हुई, मोबाइल नंबर मेरा नहीं है और मैं आपसे इमरजेंसी में पैसा मांग रहा हूं, तो नो डाउट मैं मेरे मोबाइल से ही मैसेज करूंगा, मेरे ही मोबाइल से आपको कॉल मैसेज करूंगा। लेकिन मैं मेरे मोबाइल नंबर का तो उपयोग नहीं कर रहा हूं, मात्र डीपी का उपयोग हो रहा है और आप इमरजेंसी का हवाला दे रहा हूं और कोई पैसा जमा करा रहा है। तो उसमें आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, अवेयर रहने की जरूरत है। और फिर भी यदि कोई प्रकार का कोई अपराध घटित होता है तो आप साइबर पुलिस स्टेशन आइए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं जिसमें साइबर थाना बना हुआ है और लोग आसानी से आपसे आके मिल सकते हैं और अपनी जो है रिपोर्ट लिखवा सकते हैं? राजस्थान सरकार ने सभी रेवेन्यू विलेज में एक पुलिस स्टेशन साइबर पुलिस स्टेशन के नाम पर खोला है।
तो अपने सिरोही में भी अनादरा चौराहे पर साइबर पुलिस थाना है जो कि अभी कार्यरत है, और उसमें हम लोग है जो कि जितने भी साइबर से संबंधित अपराध जिसके भी साथ होता है उस पीड़ित की मदद करने का पूरा प्रयास करते हैं। हमने काफी लोगों के पैसे भी रिवर्ट करवाए हैं, सोशल मीडिया पे किसी के साथ अपराध हुआ तो उसको भी न्याय दिलाया है, और हम आगे भी इस कार्य को है जो कि अनवरत रख रहे हैं। उसके साथ साथ हम एक काम और कर रहे हैं, वो साइबर जागरूकता का है। साइबर क्राइम जागरूकता इसलिए आवश्यक है कि अपराध घटित होने के बाद, चूंकि इस अपराध में है जो कि रेंज कंप्लीट पूरा इंडिया है और आउट ऑफ इंडिया से भी अपराधी है जो कि किसी के साथ अपराध कर सकता है, तो चूंकि वो एरिया बहुत बड़ा है, विस्तृत है, तो चूंकि अवेयरनेस बहुत मस्ट है, और अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने बहुत सारी स्कूल में, कॉलेजों में या और कोई संस्था है उन संस्थाओं में भी जाकर के भी हमने आपके जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी हमने जाकर के एक प्रोग्राम किया था, और भी यदि हमें कोई अवसर प्रदान करता है तो नो डाउट हम जाकर के साइबर क्राइम से संबंधित जागरूकता का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों से भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ में कोई साइबर फ्रॉड हो रहा है और अगर आप एक्टिव है तो आप सर ने जैसा बताया एनसीआरपी की साइट पर जाके कम से कम समय में जल्दी से जल्दी आप जो है उस पर आप अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। और अगर आप सिरोही से है तो अनादरा चौराहे पर जो साइबर थाना बना हुआ है वहां आकर जल्दी से जल्दी आप अपना जो है केस दर्ज करवा सकते हैं, और उसका जो हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर भी आप जो है कॉल करके अपना इमीडिएटली केस दर्ज करवा सकते हैं। देवनागरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।